हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम फिजिक्स का क्लास 11 का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड कर चुके हैं। उसके आगे जो चैप्टर है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 3 पार्ट्स में हम इसे स्प्लिट करते हैं। चलो आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट कि फ्लूइड क्या होता है और फ्लूइड्स को हम कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ए फ्लूइड। जनरल सी डेफिनेशन अगर हम इसे 3 वर्ड्स के अंदर सम अप करें तो फ्लूइड क्या होता है, विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग इज नोन एज फ्लूइड। जिसमें कैपेसिटी होती है फ्लो करने की या क्षमता होती है कि जो फ्लो कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। कैपेबल ऑफ फ्लोइंग इज नोन एज फ्लूइड। अगर टेक्निकल डेफिनेशन में बात करें तो फ्लूइड इट इज ए सबस्टेंस which is capable of flowing under the influence of any external force। अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फ्लो करना स्टार्ट कर दे उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है, इट इज ए सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के इंपैक्ट से अगर वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है तो उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। फ्लूइड के अगर हम एग्जांपल करें, यहाँ फ्लूइड को जब हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर टर्म्ड एज फ्लूइड। जितने भी लिक्विड्स होते हैं या गैसेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड भी कैपेबल है फ्लो करने के लिए और गैसेस भी फ्लो करती हैं। ठीक है ना, जितने भी सभी लिक्विड्स जो हैं वो कैपेबल होते हैं फ्लो करने के लिए, तभी हम उसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हमने जो डिटेल्ड व्यू करना है वो लिक्विड के बारे में स्टडी करना है। गैसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे, वो थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगा, वो हम करेंगे आगे इन फ्यूचर। ठीक है, जिसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स में भी हम जनरली गैसेस के बारे में ही स्टडी करते हैं, तो वो सारा पार्ट हम वहां पर पढ़ लेंगे। इस पार्ट में हमने लिक्विड्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है। और चलिए आगे फर्दर मूव करते हैं। देखो, फ्लूइड की 2 कंडीशन होती है, या तो फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होगा या मोशन में होगा। 2 ही कंडीशन हम जनरली स्टडी करते हैं। इफ फ्लूइड इज एट रेस्ट तो उस साइंस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, इफ study of fluid takes place when it is in rest condition, this science of physics या this type of physics is known as hydrostatic। if fluid is in motion, अगर फ्लूइड मोशन में है तो उस टाइप की फिजिक्स को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रो का मतलब जनरली होता है वाटर। हम जनरली वाटर को ऐसे आइडल फ्लूइड काउंट करते हैं और वाटर के बारे में ही सारी स्टडी करते हैं हम, और जो रिजल्ट निकालते हैं वो आइडल, जो हम रिजल्ट निकालते हैं वो वाटर के बेस पर ही निकालते हैं। हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक है तो हम फ्लूइड को स्टडी कर रहे हैं जब फ्लूइड किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। हम फ्लूइड को स्टडी कर रहे हैं जब फ्लूइड किस कंडीशन में है, मोशन में है। तो ये 2 टाइप्स हमने स्टडी करनी है, जिससे 2 चैप्टर हमारे स्प्लिट हो जाते हैं, हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, और एक चैप्टर अलग से जो है वो प्रॉपर्टीज के ऊपर है, वो हम अभी कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये 2 टाइप की स्टडी जो है वो फ्लूइड के ऊपर की जाती है। अब हमने आगे जो स्टडी करना है वो टाइप्स ऑफ फ्लूइड स्टडी करना है।
इसे पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया कीजिए। हमारे पास कितने टाइप का फ्लूइड जो है हमें इन नेचर मिलता है। जनरली फ्लूइड जो है हम स्प्लिट करते हैं दो कैटेगरी के अंदर। एक हमारे पास होता है आइडियल फ्लूइड और एक हमारे पास होता है रियल फ्लूइड। वन इज आइडियल फ्लूइड, अदर वन इज रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड जो है वो किस नेचर का होता है? वो इनकंप्रेसिबल इन नेचर होता है। इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि जिसके वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते। इनकंप्रेसिबल का मतलब ये होता है कि हम उसके वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते। एरिया में हम चेंज ला सकते हैं नो डाउट, लेकिन जो उसका ओवरऑल वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू लेंथ जो होगा वो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, या हम दूसरे वर्ड्स में बोले वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। मैं जितना भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर लूं, वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सच टाइप ऑफ नेचर कैरीज द आइडियल फ्लूइड। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहने से आपने एक टर्म स्टडी की होगी डेंसिटी। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट रहने से जो डेंसिटी है वो भी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि देखो डेंसिटी का आपने फॉर्मूला किया है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, मैं जितना भी फोर्स लगा रहा हूं वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मास तो वैसे ही एक कांस्टेंट टर्म है, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, यहां से हमारे पास आता है कि डेंसिटी क्यों कांस्टेंट होती है। सेकेंड, आइडियल फ्लूइड रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता जब वो फ्लो में होता है। हमने ये बल्क मॉडुलस भी स्टडी किया था हमने, जब हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टडी किया था, और उस केस में हमने एक शेयर स्ट्रेस नाम का कंसेप्ट भी स्टडी किया था कि शेयरिंग क्या होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट की सॉलिड लेयर दूसरी सॉलिड लेयर के ऊपर स्लाइड करती है, उस स्लाइडिंग इफेक्ट को क्या कहते हैं? हम शेयरिंग इफेक्ट बोलते हैं। और उस टाइम पर जो फोर्स लग रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर फोर्स। और टाइप ऑफ स्ट्रेस जो इंड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेस। ये हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको उस टाइम पे मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जो फ्लूइड है, जो वेव्स बनती हैं या फ्लूइड फ्लो करता है, वो भी लेयर टू लेयर वो फॉर्मेशन में फ्लो करता है। लेयर टू लेयर मोशन होती है। तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर रही होती है? स्लाइड कर रही होती है। अगर वो स्लाइड करेगी तो वहां कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? शेयरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और वहां पर भी शेयर स्ट्रेस का कंसेप्ट हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, और हमारे पास अब देखो, जब शेयरिंग स्ट्रेस हो रही है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस होती है, मतलब स्लाइडिंग इफेक्ट होना। जब स्लाइडिंग इफेक्ट होगा तो रेजिस्टेंस ऑफर होंगी दो सरफेसिस के बीच में। ठीक है, लेकिन आइडियल फ्लूइड के केस में दो सरफेसिस के बीच में कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होती है। ठीक है, नो रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय फ्लूइड when it is in motion over a surface। जब वो एक सरफेस के ऊपर मोशन में होता है तो वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। ठीक है, तो ये किसकी नेचर होती है? आइडियल फ्लूइड की नेचर होती है। मतलब मैंने एक फ्लूइड को नॉर्मली मैंने क्या किया, उसे फ्लो करवाया, नॉर्मली मैंने ड्रॉप कर दिया, तो वो सिर्फ वो क्या है कि वो मूव करता रहेगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं। वो नेचर होती है आइडियल फ्लूइड की। लेकिन रियल लाइफ में हमें कोई भी आइडियल फ्लूइड नहीं मिलता। ठीक है ना, वो डिड नॉट गेट एनी टाइप ऑफ आइडियल फ्लूइड इन रियल लाइफ। हमें कोई आइडियल फ्लूइड नहीं मिलता। लेकिन ह्यूमन नेचर होती है हमेशा कंपैरिजन की, कि हम हमेशा कंपेयर करते हैं एक टाइप को दूसरी टाइप के साथ। ठीक है ना, या एक ह्यूमन बॉडी को दूसरे ह्यूमन बॉडी के साथ। तो इन कंपैरिजन बेसिस के लिए एक आइडियल फ्लूइड जो है हमें रखना होता है, वो हमने क्या रखा? वाटर। देखिए, वाटर आइडियल फ्लूइड नहीं है। अगर मैं उसे ड्रॉप करूंगा कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगा, लेकिन वो 90% तक आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, फॉलो करता है। इसलिए वाटर को हम आइडियल फ्लूइड की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना। तब हम आ जाते हैं रियल फ्लूइड की तरफ। रियल फ्लूइड क्या होता है?
अपोजिट होगा आइडल फ्लूइड के, दैट मीन्स कंप्रेसिबल इन नेचर होगा, ठीक है, डेंसिटी डिफरेंट रहेगी, ρ1 इज नॉट इक्वल टू ρ2, डेंसिटी इज डिफरेंट। जब हम लोड अप्लाई करेंगे इनिशियल डेंसिटी अब फाइनल डेंसिटी के इक्वल नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। सेकंड, रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय लिक्विड और फ्लूइड when it is in motion over a surface। जब वो किसी सरफेस पर मूव करेगा तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करता हुआ जाएगा और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाएगा, तो वो हमारे पास होता है रियल फ्लूइड जो रियल लाइफ में हमें मिलते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जांपल अगर हम जैसे मोबिल ऑयल होता है जिसे हम इंजन ऑयल भी कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल होता है जो घरों में हम ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, जो बालों में तेल हम लगाते हैं, ये सारे मतलब अगर हम वाटर को छोड़ दें तो जो सारी कैटेगरी होगी वो कौन सी कैटेगरी हो जाएगी हमारे पास, रियल फ्लूइड की कैटेगरी हो जाएगी, ठीक है। एक्सेप्ट वाटर ऑल लिक्विड इज नोन एज रियल फ्लूइड, वाटर को अगर हम छोड़ दें, ठीक है। इसे पोज करके नोट डाउन कर लो। अब हम आगे टाइप स्टडी करेंगे रियल फ्लूइड की। नंबर 1 है न्यूटोनियम फ्लूइड। न्यूटोनियम फ्लूइड, न्यूटोनियम एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पर फ्लूइड का नाम रख दिया गया न्यूटोनियम फ्लूइड, विच ओबेज दी न्यूटोनियम लॉ ऑफ फ्लूइड। जो न्यूटोनियम ने एक लॉ दिया, अगर उसको फॉलो करेगा तो हमने उसे नाम दे दिया न्यूटोनियम फ्लूइड। अब ये लॉ क्या था, अभी आपको बताया कि जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें कौन से टाइप की स्ट्रेस इंड्यूस होती है, शेयर स्ट्रेस इंड्यूस होती है। तो उसने वही शेयर स्ट्रेस का रिलेशनशिप दिया कि कैसे उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रही है, कैसे उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रही है। उसने क्या रिलेशनशिप दिया कि जो शेयर स्ट्रेस होती है is directly proportional to velocity gradient। जो shear stress है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, velocity gradient के। shear stress आपको मालूम है, हम ये कर चुके हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। shear stress is denoted by tau and it is directly proportional to velocity gradient, that is du by dy। अब देखिए आपको ग्रेडियंट का मतलब समझ में आना बहुत जरूरी है। हमने अभी तक स्टडी किया कोई भी पैरामीटर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो हम उसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। कोई भी पैरामीटर, जैसे अगर मान लो वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो हम एक्सेलरेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर कोई भी पैरामीटर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो हम उसे बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है ना। ग्रेडियंट मतलब, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, एनी पैरामीटर चेंजेस विथ डिस्टेंस। अगर कोई भी पैरामीटर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। अब यहां कौन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी, तो हमने क्या बोल दिया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखो टो इज दी shear stress and du is the change in velocity and dy is the change in distance, ठीक है। ये पैरामीटर्स हैं।
अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, इक्वल टू अगर मुझे लेकर आना है तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज म्यू। हियर म्यू इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया, इक्वल टू लगाया, यहां आ गया म्यू। डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशंस, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जो ml-1 t-1 किया था हम लोगों ने, वो इस रिलेशनशिप से आता है, यहां से आता है। जो इस लॉ को फॉलो करेगा उसे नाम दे दिया गया न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ फ्लूइड जो है वो स्टडी करेंगे, एंड दैट फ्लूइड इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? जो न्यूटोनियन लॉ को फॉलो ना करे उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। विच डज नॉट ओबे न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लूइड। दैट मीन्स जो हमारे पास शेयर स्ट्रेस होती है, जो हमने अभी किया, म्यू du/dy होती है, लेकिन जब हम नॉन न्यूटोनियन लॉ को स्टडी कर रहे हैं तो ये तो न्यूटोनियन लॉ हो गया। यहां सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज आता है? रेज़ टू पावर n हो जाता है, वेयर n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकती। अगर हम इक्वल टू 1 कर देंगे तो ये न्यूटोनियन लॉ ही बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इस लॉ को ओबे नहीं करते, जिसके अंदर शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होता। ठीक है, मतलब ये लॉ फॉलो होता है जिसमें रेज़ टू पावर n आ जाता है। क्लियर है यहां तक? इसे पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम थर्ड टाइप ऑफ फ्लूइड जो है वो स्टडी करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ रियल फ्लूइड होता है, वो होता है न्यूटोनियन प्लास्टिक फ्लूइड। ये फ्लूइड की वो कैटेगरी है जिसके अंदर एक परमानेंट चेंज एस्टेब्लिश हो जाता है और वो उसके बाद न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करता है। ठीक है ना? फर्स्टली क्या हुआ, हमने जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट की शेप के अंदर चेंज आ गया और वो चेंज के कभी रिकवर नहीं हो सकता। प्लास्टिसिटी हमने स्टडी किया है जब हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टडी किया था, कि जो प्लास्टिसिटी होती है या प्लास्टिक स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है जो कभी भी रिकवर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें भी यही है। मैंने फ्लूइड के ऊपर क्या किया, एकदम से फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही उसकी शेप में चेंज हो गया, लेकिन वो शेप जो है वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाई। उसके बाद क्या हुआ, उसने न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। दैट फ्लूइड इज नोन एज न्यूटोनियन प्लास्टिक फ्लूइड। फर्स्टली ए परमानेंट change takes place on in the fluid shape due to an external force, and after that fluid follows the न्यूटोनियन लॉ। ठीक है, पहले परमानेंट चेंज आ जाएगा, उसके बाद वो न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस, टो इज इक्वल टू सी प्लस म्यू du/dy। यहां जो c होता है, आपने मैथमेटिक्स में इक्वेशन की होगी स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर x और y तो कोऑर्डिनेट होते हैं,
और y हमारे पास जो m होता है वो स्लोप होता है, और जो c होता है उसे हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, या हम यहां देख रहे हैं तो वो क्या है, परमानेंट चेंज है। ठीक है ना, पहले क्या हुआ, जैसे मैंने लोड अप्लाई किया एक परमानेंट चेंज आ गया। आफ्टर डेट वो कौन से लॉ को फॉलो करेगा, न्यूटोनियम लॉ को फॉलो करेगा। तो उसी इस टाइप के फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, न्यूटोनियम प्लास्टिक फ्लूइड। इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे स्टडी करेंगे नॉन न्यूटोनियम प्लास्टिक फ्लूइड। जो फोर्थ है वो क्या है, नॉन न्यूटोनियम प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, इसमें भी यही है, देखो फर्स्टली ए परमानेंट चेंज टेक्स प्लेस इन द फ्लूइड शेप ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स एंड आफ्टर दैट फ्लूइड, उसके बाद क्या होगा, फ्लूइड डज नॉट फॉलो न्यूटोनियम फ्लूइड। नाम से ही हो गया ना, नॉन न्यूटोनियम है और प्लास्टिक की नेचर है। प्लास्टिक में तो यही हो गया कि उसमें परमानेंट चेंज तो आएगा ही आएगा जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और उसके बाद वो न्यूटोनियम लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये है न्यूटोनियम लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर मैं यहां रेज टू पावर n कर दूं तो ये नॉन न्यूटोनियम लॉ बन जाएगा, और c परमानेंट चेंज है ही है हमारे पास, और यहां पर n इज ग्रेटर देन 1 और n कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। अगर वो इक्वल टू 1 हो जाएगा तो वो न्यूटोनियम लॉ को फॉलो करेगा, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल फ्लूइड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल फ्लूइड नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड जो हमने अभी स्टडी किया वही दोबारा से सिर्फ इस पर लिख रहे हैं। नॉन न्यूटोनियम प्लास्टिक फ्लूइड जिसमें टो इज इक्वल टू सी प्लस म्यू डी यू बाई टी वाई रेज टू पावर एन हो जाता है। ये सारी टर्म्स हमने अभी की हैं। शॉर्ट फॉर्म हमने ध्यान में रखनी है, ये एन पी एफ होता है, ये एन एन पी एफ शॉर्ट फॉर्म है बस। अब हमें अगर इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो ड्रॉ करेंगे। एक्स डायरेक्शन में जो हमारे पास होता है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट आता है, और जो वाई डायरेक्शन में आता है वो शियर स्ट्रेस आता है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करें, देखो जब हमने न्यूटोनियम फ्लूइड स्टडी किया था उस केस में शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था वेलोसिटी ग्रेडियंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाएगा। मतलब ये लाइन रिप्रेजेंट करती है न्यूटोनियम फ्लूइड को। न्यूटोनियम फ्लूइड में हमने यही स्टडी किया था ना कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। जब दो पैरामीटर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो हमारे पास कौन सी लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। नेक्स्ट है नॉन न्यूटोनियम प्लास्टिक फ्लूइड। अगर मान लो अब यहाँ पर रेज़ टू पावर n है, और अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, जो वैल्यू पहले क्या थी 1 थी, अगर मैं इसे 2 पुट कर देता हूँ तो यहाँ पैराबोलिक कर्व बन जाएगा हमारे पास।
ठीक है ना। n की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो ये तो न्यूटोनियम फ्लूइड बन जाएगा। n की वैल्यू यहां पर क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, जो वैल्यू हमने पुट कर दी 2, से दिस वैल्यू इज 2। अगर हम ये 2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कैसा नेचर बनेगा, अगर मैं इसकी वैल्यू से n इज इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूं तो shear stress की वैल्यू आ जाएगी म्यू du बाय dy रेज टू पावर n है, n और n की वैल्यू क्या पुट कर दी 2। अगर मैंने ये 2 पुट कर दी तो ये हमारे पास पैराबोलिक कर्व बन जाता है, मतलब ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ फ्लूइड, न्यूटोनियम प्लास्टिक फ्लूइड को कैसे रिप्रेजेंट करें हम ग्राफिकली। पहले देखो टो इज इक्वल टू सी प्लस म्यू डी बाई डी वाई है, पहला इंटरसेप्ट है सी। ठीक है, सी इंटरसेप्ट है तो हमने क्या किया, पहले परमानेंट चेंज को शो किया, से दिस वैल्यू इज सी, मतलब यहां से यहां तक वैल्यू जो है वो सी है। ठीक है, उसके बाद क्या ये क्या करेगा, न्यूटोनियम लॉ को फॉलो करेगा, तो डेट मींस स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाएगा। दिस रिप्रेजेंट द न्यूटोनियम प्लास्टिक फ्लूइड। अब उसके बाद देखो टो इज इक्वल टू सी प्लस म्यू डी बाई डी वाई रेज टू पावर एन। अगर फिर दोबारा से मैं इनको क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, तो ये फिर क्या करेगा, पहले तो सी कट डाउन होगा ही होगा जो परमानेंट चेंज को शो कर रहा है, उसके बाद ये कर्व नेचर आ जाएगा, ये वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी नॉन न्यूटोनियम प्लास्टिक फ्लूइड। ये रिप्रेजेंटेशन है कर्व की, जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं टू रिप्रेजेंट रियल फ्लूइड। ठीक है, इसे पोज करके नोट डाउन कर लेना है। ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट रिगार्डिंग फ्लूइड एंड टाइप्स ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट अब हम जो स्टडी करेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।